नेताजी का चश्मा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, वर्ग दशम में गद्य की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गद्य में सबसे पहले हमें नेताजी का चश्मा ही पढ़ना है, जिसके रचनाकार है स्वयं प्रकाश। इस कहानी में मुख्य रूप में कहानीकार ने क्या दर्शाया है, या इस कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वह अपनी इस रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से थोड़ा सा इस पूरे समग्र कहानी का जो उद्देश्य है उसे मैंने एक पंक्ति में समेटने की कोशिश की है। प्रयास कितना सफल है, जब आप लोग पढ़ेंगे इस पूरी कहानी को तो महसूस करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे। कहानी में जहां तक मैं समझ रहा हूं, कहानी में देश के आम नागरिकों के द्वारा, मतलब समूचे देशवासियों के द्वारा देश के प्रति निष्ठा रखते हुए देशभक्ति से पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है कि हमें देशभक्ति से पूर्ण कार्य करना चाहिए। ये सच है कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। एक इस मुक्ता के माध्यम से भी ये प्रकाश डाला गया है कि देशभक्ति की जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं है। चूंकि एक कहानी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में इस कहानी के समूचे सार को समझा दूं, सारांश को समझा दूं, इसलिए मैं सीधे कहानी की ओर बढ़ रहा हूं। रचनाकार का परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी की बुक है। रचनाकार के बारे में आपको उससे कुछ ज़्यादा जानकारी मिलेगी, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, चूँकि अब आप गद्य खंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके विषय कविता की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं। तो इस कहानी में यही संदेश दिया गया है और अंत में कहानीकार ये बताने में सफल भी रहा है कि चाहे समय बदले, पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन वर्तमान स्थिति ये बतला रही है कि देशभक्ति की भावना लोगों में बनी रहेगी। पूरी कहानी का जो सार है, इसके कुछ पात्र हैं। एक पात्र है हालदार साहब। तो एक एक पात्र की ओर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और कहानी आपकी समझ में आती जाएगी। हालदार साहब अपनी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे, जिसमें लड़के लड़कियों के स्कूल, सीमेंट का छोटा सा एक कारखाना, सिनेमा घर, नगर पालिका, ये सारी चीजें मौजूद थी। और जिस कस्बे में ये नेताजी की प्रतिमा कैसे लगाई गई, क्या हुआ, क्या क्या इस कहानी में प्रक्रिया आएगी। दूसरा बात इसमें बढ़ेगी कि मूर्ति के निर्माण की शीघ्रता। जब नगर पालिका के द्वारा ये पारित हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति वहां मतलब लगनी चाहिए, तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी रचनाकार दिख रहा है कि शायद उन्हें नहीं थी, और मूर्ति अच्छी भी बननी चाहिए थी और बजट भी कम थी, तो काफी प्रशासनिक पत्राचार में भी काम को लग जाना था। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होते ही अंत में यह हुआ कि उस
कस्बे के हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उन्हीं को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। थोड़ा मैं तेज रफ्तार में हूँ, कहानी को पढ़ रहा हूँ। मतलब एक पूरी आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में देखेंगे इसे कि एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तमाम उसमें कैसे कैसे नगर पालिका का जो योगदान रहा, जो कमेटी वगैरह गठित हुई, तमाम जो समस्याएं थी, बजट कम था, इसलिए उस मोहल्ले के जो उस कस्बे के जो ड्राइंग मास्टर थे, जो एक हाई स्कूल में थे, उन्हीं को मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया। और इसके बाद कहानी बढ़ती है, मूर्ति की आंखों पर असली चश्मा। मूर्ति तो संगमरमर की थी, लगभग 2 फुट ऊंची थी, मूर्ति बहुत सुंदर भी थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसीन भी लग रहे थे, कम उम्र वाले भी लग रहे थे। हालांकि मतलब ये कहें कि वो मूर्ति नेताजी के बाल्यकाल की ओर इशारा कर रही थी। मूर्ति में केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, वह क्या थी कि नेताजी की आंखों पर जो लगा हुआ चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, बल्कि सामान्य सचमुच का चश्मा था, जैसा कि मैं पहने हुए हूँ। इस तरीके का ओरिजिनल चश्मा था मूर्ति पर। यहीं से एक विचित्रता सी महसूस होती है। और उसके बाद वो चश्मा जो था सो बार बार बदलता रहता था। चश्मे का बदलते रहना, हवलदार साहब जब भी दूसरी बार तीसरी बार उस कस्बे से गुजरे, दूसरी बार में, तो उन्हें पहले के मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा उनको दिखाई दिया। तीसरी बार जब गए तो फिर नया चश्मा दिखाई दिया। अब हर बार वे कस्बे से गुजरते थे, चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। अब फिर हम बढ़ते हैं कैप्टन चश्मे वाला और बदलते फ्रेम। आखिर इस फ्रेम को बदलता कौन था? जब भी वो जाते थे तो मूर्ति का चश्मा ओरिजिनल था, थोड़ा अलग अलग लगता था। तो कैप्टन चश्मे वाला और बदलते फ्रेम। तो हवलदार साहब के मन में बराबर इस बात की जिज्ञासा उठती थी कि आखिर इस चश्मे को बार बार बदलता कौन है। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। मैं हूबहू उन्हीं शब्दों को दे रहा हूँ। अर्थात एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और उसे नेताजी के मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, जिससे वो काफी अपने आप को आहत महसूस करता है। इसलिए वो अपने पास उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक कोई नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और फिर जैसे ही कोई ग्राहक आता है तो क्या करता है कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा रहता है वो नेताजी से क्षमा याचना कर करके ग्राहक को दे देता है, और फिर दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। मतलब इस क्रिया से वो मूर्ति का चश्मा बराबर बदलता रहता था। मूर्ति में अब आते ही बात कि मूर्ति में चश्मा नहीं होने का कारण। तो हवलदार साहब द्वारा मूर्ति में चश्मा नहीं बनाने का जब कारण पूछा गया उस पान वाले से, तो उसने बताया कि चश्मा को बनाना मास्टर भूल गया, मतलब जिसने मूर्ति को बनाया था वो भूल गया। और नीचे उस मूर्तिकार का नाम भी लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ये उसने बताया। अब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति, अब हम लोग इस बिंदु की ओर बढ़ेंगे। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक थे। वजह क्या थी? उसे मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी। पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो लंगड़ा है, पागल है। जब कैप्टन कैप्टन बार बार कहा जाता था तो हवलदार साहब को लगा कि हो सकता है कि सेना वगैरह से हो, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो लंगड़ा है और कुछ पागल सा भी है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना पान वाले के द्वारा, ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा। जब कैप्टन को अब पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा तो पाया कि एक बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची लिए और दूसरे हाथ में बहुत से चश्मे टंगे बांस को एक बंद दुकान के सहारे टिका रहा था।
हालदार साहब समझ गए कि वह एक फेरी लगाने वाला था, वह कोई दुकानदार नहीं था जो बराबर घूम करके मूर्ति को के चश्मे को बदलता रहता था। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम को के सिलसिले में कस्बे से मतलब गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति की ओर जब भी देखते थे तो उसका चश्मा बदला हुआ नजर आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले के साथ चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अतः हालदार साहब ने कारण जानने की कोशिश की कि भाई क्या बात है। तो अगली बार जब मूर्ति पर चश्मा उन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। बार बार सोचने लगे। हालदार साहब के मन में एक ये कुतूहल रहा, एक उनके अंदर इच्छा जगी कि इस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ की कुर्बानी देने वाले लोगों को यदि लोग भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो उस देश का क्या होगा। लेकिन चश्मे की फिर वापसी भी होती है और ये चश्मे की जो मूर्ति पर वापसी होती है, जो कहानी की अंतिम बिंदु है, ये आपको सबसे रोचक और थोड़ी मर्मस्पर्शी भी है, जो अंदर तक हमें एहसास कराती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की जो हृदय स्थली है, सुभाष बाबू की जो प्रतिमा जहाँ लगी है प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? कि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ऐसा ही बातें उनके दिल में उठ रही है, लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें जब चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर गई तो अचानक उनके अंदर एक तूफानी संचार हुआ और तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। जैसे मालूम पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस को वो ये सैल्यूट दे रहे हैं, अपनी ओर से उन्हें कुछ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो भी हम ले। क्यों? वजह क्या थी कि अचानक वो अटेंशन में आ गए, सैल्यूट की मुद्रा में आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ। सरकंडे से बच्चे देहातों में खेलते हैं, सुलभ वनस्पति है, तमाम चीजें बच्चे उसकी बनाते भी हैं और खेलते हैं। तो उस सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा लगा था, जैसे कि बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं, अपनी आंखों पर लगाते हैं, तो उनकी आंखें भर आती हैं, वो भावुक हो जाते हैं। उन्होंने तो ये सोची थी, उनके द्वारा ये सोचा गया था कि जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो अब नेताजी की जो मूर्ति होगी ये चश्मा विहीन होगी, ये मूर्ति जो होगी सो चश्मा विहीन होगी। लेकिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मे वाले की मृत्यु के बाद, चश्मा वाला मर चुका है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी बच्चों के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा, हम जो लें इसका इसमें संकेत नहीं है, मूर्ति पर सरकंडे का एक चश्मा जो है सो लगाया गया है। मतलब ये बात इस ओर इशारा करती है कि उस बच्चे के अंदर भी देश प्रेम की भावना उठी होगी। मैं इसे थोड़ा समझाने के लिए एक उदाहरण दूंगा। दक्षिण भारत के बड़े प्रसिद्ध संत जिन्हें हम रामानुज के नाम से जानते हैं, उनका रामानुज संप्रदाय के तमाम भक्त भारत और भारत से बाहर में भी मिलते हैं। धर्म के एक अच्छे संरक्षक संस्थापक में रामानुजाचार्य जाते हैं, परम वैष्णव। यहाँ तक कि लोग वंदनाओं में भी रामानुजस्य चरणम स्वर्णम प्रपदे कहते हैं, प्रवचन की कड़ी में लोग वंदना करते हैं। तो संत रामानुज अपने शिष्यों के साथ जब चल रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे भगवान का मंदिर बनाकर, भगवान की मूर्ति बनाकर के खेले थे। रामानुज पूरी तरह से साष्टांग मुद्रा में दंडवत लेट गए तो उनके शिष्यों ने पूछा कि ये तो बच्चे खेल खेल में खेल रहे थे और आप इस भावना में, इस मुद्रा में ये यहाँ पर अपने आप का समर्पण दिखला रहे हैं अपने आप का। तो उन्होंने कहा कि देखो,
भले बच्चों ने इसे खेल खेल में खेला हो, लेकिन ईश्वर की भावना उस वक्त बच्चों के दिल में आई होगी, तभी वो बच्चे ईश्वर या मंदिर के बारे में खेल के, नहीं तो बच्चे चोर सिपाही भी खेल सकते थे। तो ये हवलदार साहब को ये महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना आई होगी, तभी वो सरकंडे का ही चश्मा सही नेताजी की आंखों पर लगा दिया था। किसी भी एंगल से हम देखें तो हमारी नई पीढ़ी देशभक्ति की ओर बढ़े, ईश्वरीय कहानी इशारा करती है। इसके सारे प्रश्नों का आप लोग हल करेंगे अपनी भाषा में।